हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 8 की जो न्यू बुक आई है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड एसएसटी की जो बुक है उसके चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने किया था, पहले पार्ट में हमने द दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे द विजयनगर एम्पायर के बारे में। चैप्टर का नाम है आपके रीशेपिंग इंडियाज पॉलिटिकल मैप। बच्चों, आप साइंस, सोशल साइंस और हिंदी के वीडियोस जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसके आपके शॉर्ट क्वेश्चन, नोट्स, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज सब दिए हुए हैं, तो आपको एग्जाम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम इसका स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, द विजयनगर एम्पायर। तो विजयनगर एम्पायर से पहले क्या था, आपका दिल्ली सल्तनत थी जिसके अंदर 5 फॉरेन डायनेस्टी आई थी और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म से लर्न किया था MKTSL। सबसे पहले आए आपके मुमलुक, उसके बाद आए खिलजी, उसके बाद आपका आया तुगलक डायनेस्टी आई, फिर सैयदीज आए और उसके लास्ट में लोधीज आए। लोधीज के बाद ये पूरी की पूरी दिल्ली सल्तनत जो थी खत्म हो गई, डिक्लाइन हो गया इसका। उसके बाद शुरू हुई आपके विजयनगर एम्पायर। नाउ व्हाइल द दिल्ली सल्तनत ग्रू पॉलिटिकली मोर अनस्टेबल, अ न्यू सेंटर ऑफ पावर इमर्ज इन द साउथ। तो जब तक दिल्ली सल्तनत वहाँ पे अनस्टेबल हो रही थी, काफ़ी उसमें लड़ाइयाँ चल रही थी, वहीं के हमने पढ़ा था पहले जो वहाँ के रीजनल सुल्तान थे वो आपके मेन सुल्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए, उसकी वजह से वॉर्स हुई और वो पूरा का पूरा डिफीट होकर उनका डाउनफॉल हो गया। तभी साउथ में एक पावर इमर्ज करी उसी टाइम पे। इन द 14th सेंचुरी, टू ब्रदर हरिहरा एंड बुक्का हु हैड इनिशियली सर्व्ड एज गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक। तो उस टाइम पे क्या हुआ, साउथ के अंदर 14th सेंचुरी में दो भाई थे, हरिहर और बुक्का नाम के। उन्होंने पहले क्या किया था, पहले तो वो दे सर्व्ड एज अ गवर्नर अंडर मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक के अंडर ही वो थे उस टाइम पे। दे इवेंचुअली रिजेक्टेड दिल्लीज अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिश्ड एन इंडिपेंडेंट किंगडम दैट बिकेम अ सिग्निफिकेंट फोर्स इन द सदर्न इंडिया। तो उन्होंने पहले वो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर गवर्नर थे, लेकिन उनको शायद वो सब चीज़ें पसंद नहीं आई, तो वो उनके अगेंस्ट खड़े हो गए। उन्होंने उस दिल्ली अथॉरिटी को रिजेक्ट कर दिया और अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम बनाया साउथ में, जो बाद में एक सिग्निफिकेंट फोर्स की तरह काम किया उसने। वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स बन गई सदर्न इंडिया में एंड इट ग्रू इनटू द विजयनगर एम्पायर। उसके बाद वो विजयनगर एम्पायर में ग्रू कर गई। वो क्या कह रहे हैं कि दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया। उसके बाद जब वो अनस्टेबल हो रही थी तभी एक पावर इमर्ज हुई आपके साउथ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। वो किसकी थी, दो भाइयों की थी, हरिहरा और दूसरा बुक्का, जो पहले गवर्नर थे मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर, लेकिन उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया उस अथॉरिटी को और उन्होंने एक अपना इंडिपेंडेंट किंगडम जाके साउथ में बसा लिया, जो कि धीरे धीरे इतना शक्तिशाली हो गया कि उस विजयनगरी एम्पायर के नाम से जाने जाना लगा। अब ये देखो, अ सेक्शन ऑफ द रूइंस ऑफ विजयनगर सिटी प्रेजेंट डे हम्पी। तो विजयनगर सिटी के ये सेक्शन है, मतलब उनके उसके जो टूटी फूटी चीज़ें अब पड़ी हुई हैं, ये पूरा विजयनगरी आपका एम्पायर है। आज की डेट में उसको हम्पी कहा जाता है। द लार्ज बिल्डिंग इज़ द वृक्ष पक्ष टेम्पल। ये जो बड़ी सी बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये ट्राइंगल शेप की, पिरामिड शेप की, ये क्या है आपकी, ये वृक्ष पक्ष टेम्पल है। तो ये उन्होंने सब दिखाया, रूइंस दिखाए हैं विजयनगरी सिटी के। रूइंस का मतलब जब कोई चीज़ डिस्ट्रॉय खत्म हो जाती है तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं ना, टूटी फूटी चीज़ें, तो वो है। Don't miss out. According to the popular folklore, Harihara and Bukka witnessed a remarkable sight at Hampi in present day Karnataka. तो वहाँ पे एक ट्रेडिशनल कहानी चली हुई है, जैसे कहते हैं ना कहानियाँ चलती हैं हर जगह की एक पर्टिकुलर। तो उस कहानी के अकॉर्डिंग जो हरिहरा और बुक्का थे, उन्होंने एक बहुत अलग सा अनोखा सा सीन देखा। उन्होंने क्या देखा, कहाँ पे, हम्पी में। आज की डेट में वो कर्नाटका कहते हैं हम उसको। तो वहाँ पर एक जो खरगोश था, वो ग्रुप ऑफ हाउंड्स, पैक ऑफ हाउंड्स, हाउंड्स क्या होते हैं बेटा, डॉग्स होते हैं जो कि हंटिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। उनकी बहुत स्मेल स्ट्रांग होती है और काफ़ी वो होते हैं वो स्ट्रांग। तो एक खरगोश हाउंड्स को चेस कर रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है, जबकि 2 मिनट में अगर हाउंड्स का मन करेगा ना खरगोश को खा जाएंगे, लेकिन उस खरगोश की हिम्मत, उसका करेज देखो, वो उन हाउंड्स के पीछे भाग रहा था। तो हरिहरा और जो बुक्का थे, उन्होंने ये सीन देखा और उन्होंने जाके अपने गुरु को बताया, जिनका नाम था विद्यारण्य। तो उन्होंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमने एक सीन देखा। तो विद्यारण्य ने बोला कि आप इसी जगह पर आप अपना एम्पायर खड़ा करो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत करेजियस हैं। जहाँ का एक छोटा सा रैबिट जो है वो हाउंड्स के पीछे भाग सकता है, कुत्तों के पीछे भाग सकता है, तो समझो यहाँ के बाकी लोगों में कितना करेज होगा, कितने शक्तिशाली होंगे। और यहाँ अगर तुम अपना एम्पायर बनाओगे तो तुम जरूर सक्सेस मिलेगी तुमको। ठीक है, तो अब इस कहानी को पढ़ लेते हैं। अ हेयर रनिंग around and chasing a pack of hounds, symbolizing unexpected strength and courage. When they recounted this incident to their guru Vidyaranya, he interpreted it as a symbol of resilience and bravery and advised them to establish their capital at that very spot. उन्होंने कहा अपना जो किंगडम है, अपना राज्य है, इसी जगह पर बनाओ। ठीक है, ये कहानी के अकॉर्डिंग है।
To the north of the Vijayanagara Empire, the Bahmani Sultanate was a major rival. It eventually fragmented into 5 independent states called as the Deccan Sultanate. उसको कहते थे Deccan Sultanate. क्या क्या पार्ट थे उसके? बीजापुर, गोलकोंडा, बेरार, अहमदनगर एंड बिदार. ईच रूल बाय द फॉर्मर गवर्नर या फिर तरफदार हु डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी. अब मैं आपको मैप में दिखाती हूँ. वहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ में विजयनगर एम्पायर के नॉर्थ में बहामन एम्पायर था. ये देखो, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा विजयनगर एम्पायर है और इसके नॉर्थ में ऊपर जो है वो बहामन एम्पायर है. और ये टूट गया था, फ्रेगमेंट हो गया था आपके 5 पार्ट्स में. हमने पढ़े हैं पीछे ही, आपका बेरार, अहमदनगर, बीजापुर, बिदार और गोलकोंडा, इन 5 में डिवाइड हो गया था. फिर ये जो विजयनगरी एम्पायर आपको नीचे दिख रही है, अब यहाँ आप देखिए, यहाँ है गजापति एम्पायर किंगडम. ये ऊपर आपको दिख रहा है ना, पूरा ब्लू कलर में दिखाया, ये सब गजापति एम्पायर है आपका. उसके बाद आपका आता है विजयनगरी एम्पायर अंडर द कृष्णदेवराया. तो कृष्णदेवा ने इसको और एक्सटेंड कर दिया था ऊपर की तरफ. जो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, सारा का सारा विजयनगरी एम्पायर है कृष्णदेवा के अंडर. ठीक, चलो आगे पढ़ते हैं हम. अच्छा, जो अभी हमने बहामनी एम्पायर पढ़ा ना, जो कि 5 पार्ट्स में फ्रेगमेंट हो गया था, तो हर एक फ्रेगमेंट को जो है रूल करने वाले गवर्नर्स थे या फिर जो उसके तरफदार थे, जो उसके सपोर्टर्स थे. ठीक है, और उन्होंने डिक्लेयर कर दी ऑटोनॉमी, मतलब सारा राज हमारा चलेगा, अलग अलग जगह पे उनका राज है, किसी का इंटरफेरेंस वहाँ नहीं होगा. The Vijayanagar ruler battled with the first two as well as with the गजपति रूलर्स ऑफ ओडिशा इन द ईस्ट. तो अब जो विजयनगर के रूलर्स थे ना, उन्होंने फर्स्ट 2 के साथ बैटल लड़ाई की थी. किनके साथ? बीजापुर के साथ और गोलकोंडा के साथ. इन दोनों के साथ उन्होंने लड़ाई की थी. और उसके बाद उन्होंने गजपति रूलर्स के साथ भी लड़ाई की थी, जो कि ओडिशा में थी उस टाइम में, ईस्ट में. तब विजयनगरी के लोगों ने इन तीनों से लड़ाई की थी. नाउ थिंक अबाउट इट. हैव यू नोटिस द टर्म पति इन द टाइटल्स लाइक गजापति? पति मीन्स लॉर्ड और मास्टर एंड वॉज कॉमनली यूज बाय मेनी रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ दिस पीरियड टू सिग्निफिकेट द पावर एंड द स्ट्रेचर. तो वो कह रहे हैं कि पति जिसके पीछे भी लगा देते हैं ना, वो बहुत पावरफुल हो जाती है चीज़. तो पहले ये जैसे गजापति लगाया उन्होंने, तो ये शो करता है कि वो बहुत पावरफुल थे. तो पति का मतलब समझा जाता है लॉर्ड या फिर मास्टर. आज भी ऐसे बोलते हैं ना, पति परमेश्वर, पर ये वाला पति नहीं, वो दूसरा पति है. सो इट वॉज यूज बाय मैनी डायनेस्टीज, की बहुत जो भी डायनेस्टीज पति आगे लगा देती, गजापति है तो इसका महिष्मति है ना, वो तो महिष्मति तक है, ये प्रजापति है गजापति. तो मतलब बहुत पावर है इसके अंदर. The Vijayanagar kings were called Narapati and Bahmani Sultanate rulers Ashwapati and the Maratha ruler Chhatrapati. Each title reflecting different aspects of the kingship and the power. Can you guess what these 3 terms might mean? तो अभी आपने देखा सबके पीछे पति पति लगाया हुआ है, इसका मतलब लॉर्ड है या भगवान है और ये बहुत पावरफुल है. चलो अब ये मैप तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब कृष्णदेवराया. अब कृष्णदेवराय ने जब विजयनगरी का आपका एम्पायर संभाला, तो उन्होंने उसको काफ़ी एक्सपैंड किया. वो काफ़ी अच्छे राजा साबित हुए. उनके टाइम पे क्या हुआ ना बच्चों, उनके टाइम पे आर्ट एंड कल्चर भी बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ. उन्होंने जितने भी आपके संस्कृत के कवि थे और आपके जो आर्ट के अच्छे लोग थे, उन सबको बहुत सपोर्ट किया. तो उसकी वजह से उस टाइम में आर्ट एंड कल्चर की भी बहुत ज़्यादा वो ही, और मिलिट्री पावर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गई. मिलिट्री भी उनकी स्ट्रांग हो गई, क्योंकि कृष्णदेवराय जो थे वो बहुत अच्छे गवर्नर थे, बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ों को करते थे. In the 16th century, the Vijayanagara Empire reached its peak under its celebrated ruler Krishnadevaraya, who expanded and secured the empire dominance over the Deccan. तो विजयनगर एम्पायर जो था वो एकदम अपने पीक पे पहुंच गया था. वो इतना ज़्यादा एक्सपैंड कर गया था, इतना ज़्यादा ऊंचाई तक पहुंच गया था. क्यों? क्योंकि वो था कृष्णदेवराय जी के अंदर, जिन्होंने एक्सपैंड किया था और सिक्योर कर दिया था उसके डोमिनेंस को. Now under his rule, the empire achieved both military power and cultural renaissance. तो उनके अंडर में मिलिट्री भी बहुत स्ट्रांग हो गई और कल्चरल जो वहाँ का कल्चर था वो भी बहुत ज़्यादा निकल के आ गया. ही पैट्रोनाइज पोएट्स एंड स्कॉलर्स इन संस्कृत, तेलुगु एंड कन्नड़ा. तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया वहाँ के स्कॉलर्स को, जो भी विद्वान लोग थे, संस्कृत में विद्वान, तेलुगु, कन्नड़ा, इन सब लैंग्वेजेस में जो भी विद्वान थे, और जो वहाँ के कवि थे, उन सबको उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. ही हिमसेल्फ कंपोज एन एपिक पोएम इन तेलुगु, अमुक्त मल्यादा. तो उन्होंने खुद ही एक पोएम लिखी थी जिसका नाम था आपका अमुक्त मल्यादा. और उसमें क्या था एक्चुअली में, उसमें स्टोरी थी किसकी? तमिल पोएट सेंट अंदल की उन्होंने उसके अंदर स्टोरी लिखी थी. ठीक है, तो उसके आगे क्या किया उन्होंने? वन सेक्शन ऑफ द वर्क इज अ राजनीति. उन्होंने राजनीति पे भी बहुत काम किया कृष्णदेवराय ने. उन्होंने रॉयल पॉलिसीज बनाई और उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ वहाँ पे लिखे कि किस तरीके से एक राज्य को, एक अच्छे राज्य को चलाने के लिए एक शासक को क्या क्या करना चाहिए.
Krishnadevaraya provided grants to many temples, including Tirupati in Andhra Pradesh and the Vitthal temple in his own capital Vijayanagara. तो उन्होंने ग्रांट्स मतलब बहुत सारा दान भी दिया उन्होंने काफ़ी टेम्पल्स को. कौन कौन से टेम्पल्स को दिया? तिरुपति थे आंध्र प्रदेश में जो आपका तिरुपति टेम्पल है, फिर विट्ठल टेम्पल है आपका विजयनगर में, उन सबको उन्होंने बहुत ग्रांट्स दिए. विच डिस्प्लेड मेनी ग्रैंड टेम्पल्स, प्लेसेस एंड अदर बिल्डिंग्स. और इसलिए वहाँ पर काफ़ी ग्रैंड बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स, बहुत खूबसूरत टेम्पल बने हुए. आप देखोगे ना साउथ में जाके बहुत ब्यूटीफुल टेम्पल्स है, बहुत ब्यूटीफुल उसके ऊपर आर्ट एंड आर्किटेक्चर हुआ हुआ है. तो ये देखिए ये किसकी पिक्चर है? महामंडपा की. महामंडप मतलब एक बड़ा सा हॉल है. कहाँ पे? ये विट्ठल टेम्पल के अंदर है. तो विट्ठल टेम्पल के अंदर ये जो आपको पिलर्स नजर आ रहे हैं महामंडप के, ये सिर्फ एक ही स्टोन से बने हुए हैं. समझ सकते हैं आप? इतना बड़ा स्टोन और उसी को पूरा उन्होंने कार्व किया है. उसके ऊपर अलग अलग ये पिक्चर्स और बनाई हैं, ये सब कार्विंग करके. कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये. और इसकी सबसे प्यारी बात क्या है कि आप अलग अलग पिलर्स में जब उसको नॉक करेंगे ना तो उसमें आपको अलग अलग तरह की साउंड सुनाई देंगी. तो उसको बोलते हैं म्यूजिकल पिलर्स. द महामंडपा या ग्रेट हॉल ऑफ द विट्ठल टेम्पल नोट द ग्रैंडनर एंड इंट्रासिटी ऑफ द आर्किटेक्चर, इन पर्टिकुलर द फाइनली स्कल्प्टेड मोनोलिथिक पिलर्स. तो कहना कितना सुंदर, कितनी ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है यहाँ पर. व्हेन स्ट्रक देयर स्मॉलर कॉलम गिव आउट द डिफरेंट म्यूजिकल नोट्स. जब उसको स्ट्रक करते हैं, जोर से हिट करते हैं, तो उसके अंदर से अलग अलग म्यूजिकल नोट्स निकलते हैं. हेंस देयर नेम इज म्यूजिकल पिलर्स. तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर है, कितने ब्यूटीफुल उन्होंने स्कल्पचर्स बनाए हैं एक ही स्टोन के पिलर से. चल अब चलते हैं हम. डोंट मिस आउट. फॉरेन ट्रैवलर्स विजिटेड विजयनगरा फॉर ट्रेड. तो विजयनगरा में ट्रेड के लिए फॉरेन कंट्री से ट्रैवलर्स आया करते थे. ट्रेड मतलब पता है ना आपको, बिजनेस करने के लिए. पोर्टुगीज ट्रैवलर इन पर्टिकुलर वर वेरी वेल ट्रीटेड एंड दे केम टू सेल हॉर्सेज एंड द किंग डिड नॉट वांट देम टू गो एंड सेल दोज प्रीशियस हॉर्सेज टू द एनिमी किंगडम. तो जो पोर्टुगीज ट्रैवलर जब आया करते थे तो उनको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, बहुत अच्छे से उनको रखा जाता था. क्यों? क्योंकि वो लोग अपने हॉर्सेज, उनके बहुत प्रीशियस हॉर्सेज होते थे, वो बेचते थे. तो यहाँ विजयनगरी वाले सोचते थे कि नहीं, इनके हॉर्सेस सिर्फ हमें मिलने चाहिए और कहीं और नहीं जाने चाहिए. इसलिए वो उनको बहुत अच्छे से आदर सम्मान के साथ अपने किंगडम में रखते थे. वन ऑफ देम डोमिंगो पेस लेफ्ट अ लॉन्ग एंड डिटेल रिकॉर्ड ऑफ ए स्टे इन विजयनगर कैपिटल. तो अब एक डोमिंगो पेस करके एक थे वहाँ पे जो पोर्टुगीज ट्रैवलर थे, तो उन्होंने एक बहुत डिटेल रिकॉर्ड रखा. पहले ज़माने में क्या होता था ना, जैसे लोग आते थे ट्रैवल करने के लिए, वहाँ पे देखते थे कि कैसी कैसी चीज़ें हैं, कैसा कैसा किंगडम है, अच्छा है कि बुरा है, वो सब एक रिकॉर्ड में लिख के जाते थे. तो उन्होंने एक डिटेल रिकॉर्ड लिखा कि जब तक वो विजयनगरी में रहे उन्हें वहाँ पे कैसा लगा, उन्होंने वहाँ पे क्या क्या देखा. एन एक्सपर्ट दिस सिटी. तो उनके रिकॉर्ड से ही एक इन्होंने निकाला है एक पैराग्राफ. क्या उन्होंने क्या लिखा था? दिस सिटी सीम टू मी एज लार्ज एज रोम. उन्होंने कहा ये जो सिटी है, ये जो जगह है, ये बहुत बड़ी है, रोम के जैसी लगती है. एंड वेरी ब्यूटीफुल टू द साइड. और बहुत सुंदर बनी हुई है. देर आर मेनी ग्रूव्स एंड ट्रीज विद इन इट. बहुत सारे यहाँ पे ग्रीनरी बहुत है, ट्रीज बहुत सारे हैं. इन द गार्डन ऑफ द हाउसेज, इन द गार्डन ऑफ द हाउसेज एंड मेनी कॉन्शुट्स ऑफ वाटर विच फ्लो इनटू द मिड्स ऑफ इट. कॉन्शुट्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे पाइप होता है या फिर कोई टनल कह लो जिसके अंदर से पानी कैरी करता है जो, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर हैं. एंड इन प्लेसेस देयर लेक्स. यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं. द पीपल इन दिस सिटी आर काउंटलेस इन नंबर. मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे. दिस इज द बेस्ट प्रोवाइडेड सिटी इन द वर्ल्ड. वो कहना ये बेस्ट सिटी लगी मुझे रहने के लिए. द स्ट्रीट्स एंड द मार्केट्स आर फुल ऑफ लिडन ऑक्सन. और यहाँ पे जो स्ट्रीट्स और मार्केट है वहाँ पे बहुत सारी ऑक्स हैं जिसके ऊपर बहुत सारा सामान लदा हुआ है. You could find in great abundance everything that you wanted. तो वो कह रहे हैं यहाँ पर तुम्हें जो भी चाहिए तुमको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा. बहुत abundance है यहाँ, बहुत prosperity है, बहुत ही अच्छा किंगडम है, ग्रीनरी है, हाउसेज हैं, पानी है, हर चीज़ है. जो भी आपको चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा. तो ये कहा था आपका डोमिंगो पेस ने. पूरा रिकॉर्ड लिख कर गए थे वो, जब वो यहाँ पे रहने के बाद अपने देश वापस चले गए. अब ये क्या भैया? ये अ पैनल फ्रॉम द विट्ठल टेम्पल. विट्ठल टेम्पल से इन्होंने आपको एक वैसी वॉल दिखाई है. इसके ऊपर देखो कितने सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बने हैं. हाथी बने हुए हैं, कैमल हैं, लोग डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कैमल के ऊपर बैठे हुए हैं, कोई कैमल को चला रहा है. ये देखो हॉर्स के ऊपर लोग बैठे हुए हैं. तो इस टाइप के सारे यहाँ स्कल्पचर्स लगे हुए हैं. नीचे देखो यहाँ पे सब लोग खड़े हुए हैं ना, ऐसा लग रहा है जैसे सोल्जर्स ही हैं, कुछ तो लेके खड़े हैं. चलो आगे. अच्छा अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट एलिमेंट डू यू ऑब्जर्व, व्हाई डू दे टेल अबाउट द लाइफ देन. तो वो कह रहे हैं जैसे ऑब्जर्व द वेपन एंड द एनिमल्स एंड द एक्टिविटीज़ की, एनिमल्स किस तरह से है वहाँ पे, कैमल्स हैं. तो ये सब हम कर लेंगे आपको नोट्स, या फिर जब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराऊंगी ना बेटा तब बताऊंगी. आफ्टर विनिंग मेनी वार्स अगेंस्ट हिज नेबर कृष्णदेवराय डाइड ऑफ इलनेस इन 1529. तो इन्होंने बहुत सारी, कृष्णदेवराय ने वॉर्स लड़ी अपनी नेबर्स के साथ, जीते भी उसके अंदर, लेकिन उसके बाद उनको बीमारी हो गई और उसके बाद वो 1529 में मर गए. इन 1565 द डेक्कन सल्तनेट्स फॉर्म्ड अ कोalition एंड डिफीटेड द विजयनगरा फोर्सेज लेड बाय रामार्या
कृष्णदेवा सन इन लॉ। तो अब जब कृष्णदेवा मर गए तो उसके बाद जो उनकी बेटी का पति था, मतलब जो उनका दामाद था, उसने इस विजयनगरी को जो है लेट किया, वो वहाँ का राजा बन गया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, जो डेक्कन सल्तनत थे उन्होंने एक सब इकट्ठे हो गए और उन्होंने इनके अगेंस्ट वॉर छेड़ दी और यहाँ इनको हरा दिया, आपकी विजयनगरी को हरा दिया एट द बैटल ऑफ टेलीकोटा। तो ये बैटल ऑफ टेलीकोटा के बारे में वो लोग शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं, क्या थी, कब हुई थी, किसने लड़ी थी। तो उसमें आप ये सब बताओगे कि कृष्णदेवा जब मर गए थे तो उनके जो सन इन लॉ थे, उन रमारया, उनके अंडर ये विजयनगरी थी और फिर जो डेक्कन, आपके आगे डेक्कन सल्तनत, उन्होंने इनको हरा दिया था। तो ये बैटल हुई आपकी टेलीकोटा की। द सिटी वॉज सैक्ड ओवरऑल सेवरल मंथ्स, हाउसेज, शॉप, बिल्डिंग, पैलेसेज एंड मोस्ट ऑफ इट्स टेम्पल वर डिस्ट्रॉयड। तो दिस बैटल, जब भी बैटल होती है बच्चों, लड़ाई होती है, हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो यहाँ पर भी वही हुआ, पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई, तहस नहस हो गई, सारी बिल्डिंग्स टूट गई, टेम्पल्स सब खत्म हो गए और जितनी भी पॉपुलेशन थी उनको मार डाला गया। इट वॉज लेफ्ट इन रूइंस। तो मतलब हर चीज़ खराब हो चुकी थी, सब सिर्फ थोड़े बहुत अवशेष रह गए थे, मतलब सब टूट फूट गया था। आफ्टर दिस द एम्पायर गॉट फ्रेगमेंटेड इंटू स्मॉलर रीजन्स रूल्ड बाय नायकास। इसके बाद क्या हुआ, ये पूरा एम्पायर जो है टूट गया, खत्म हो गया और जो छोटे छोटे रीजन थे उनको वहाँ पे कौन आ गया उन्हें रूल करने के लिए, नायकास। हु वर द फॉर्मर मिलिट्री गवर्नर, जो पहले मिलिट्री गवर्नर्स रह चुके थे, उन्होंने छोटे छोटे रीजन्स को रूल करना शुरू कर दिया। द एम्पायर केम टू द एंड इन द मिड 17th सेंचुरी। और उसके बाद क्या हुआ, ये एम्पायर पूरा ही खत्म हो गया। जब मिड 17th सेंचुरी आई तो पूरा का पूरा एम्पायर तब तक खत्म हो चुका था। तो ये हो गया आपका डाउनफॉल विजयनगरी एम्पायर का। शुरुआत हमने विजयनगरी एम्पायर की करी और अब इसका खत्म हो चुका है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे मुगल्स। अब आए हमारे मुगल्स। मुगल्स का राज अब शुरू हो चुका था। अब आपका मुगल्स का एम्पायर स्टार्ट कैसे हुआ, बाबर ने। बाबर जो थे वो टर्किक मंगोल के रूलर थे और मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने उन्हें समरकंद से बाहर निकाल दिया गया था। आज की डेट में समरकंद को क्या कहते हैं हम, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो जब उन्हें वहाँ से निकाल दिया तो उन्होंने सोचा चलो अब इंडिया की तरफ चलते हैं। वो इंडिया की तरफ आए। वहाँ पर ये आपको पता है बाबर कौन थे, आपने पहले पढ़ा है ना, मंगोल का एक और रूलर था तिमूर। तिमूर ने इंडिया दिल्ली पे अटैक कर दिया था, तो तिमूर के ही डिसेंडेंट थे, ओके, उन्हीं के ही वंशज थे एक। तो अब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई, किसके बीच में हुई, बाबर के बीच में हुई और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई 1526 में, जिसके अंदर बाबर जो था वो जीत गया। बाबर क्यों जीत गया, उसके पास बहुत सारे हैवी वेपन्स, उसके पास तोपें थी, गन पाउडर थे, बारूद, गोला बारूद, ये सब था, जिसकी मदद से ये लोग जीत गए और मुगल एम्पायर आ गया। अब रीड करते हैं इसको। वाइल द दिल्ली सल्तनत वीकेंड, बाबर, अ टर्किक मंगोल रूलर एंड मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हु हैव बीन थ्रोन आउट ऑफ समरकंद, मॉडर्न डे उज्बेकिस्तान, टर्न्ड हिज साइड्स टू इंडिया। वहाँ पे हार कर वहाँ से निकाल दिया गया था और फिर ये इंडिया की तरफ आ गए। अ डिसेंडेंट ऑफ तिमूर, बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोदी एट पानीपत इन 1526 विच विल लेटर बी कॉल्ड एज फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। तो कोई आपसे पूछे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब हुई, किसके बीच में हुई और उसके बाद क्या हुआ, तो आप ये सब बताएंगे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई थी आपके तिमूर के जो डिसेंडेंट थे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 1526 में, जिसके अंदर बाबर जो थे जीत गए थे। ना दिस बैटल जो थी, इट रिलाइड हेविली ऑन गन पाउडर, फील्ड आर्टिलरी एंड मैच लॉक गन्स विच हैड रिसेंटली बीन इंट्रोड्यूस इन द वॉरफेयर इन इंडिया। तो इन्होंने ये अलग अलग टाइप की गन्स थी। ये मैच लॉक भी क्या होती थी, एक गन थी जो मतलब राइफल इन्वेंट होने से पहले यूज़ की जाती थी, और आपकी फील्ड आर्टिलरी भी कैनन्स को बोलते हैं, तोपों को बोलते हैं। नाउ द डिफीट पुट अ फाइनल एंड टू द दिल्ली सल्तनत एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एज बाबर एज्यूम कंट्रोल ऑफ द दिल्ली थ्रोन। तो इस तरीके से आपकी जो दिल्ली सल्तनत थी वो बिल्कुल खत्म हो गई और मुगल्स का राज शुरू हो गया। मुगल्स आपके बाहर से ही आए थे, ठीक ना। द बैटल ऑफ द पानीपत एज डिपिक्टेड इन द कॉपी ऑफ द बाबरनामा, नोट द यूज ऑफ द कैनन्स। यहाँ पे देखो आपको कैनन्स दिखाई दे रहे हैं, हॉर्सेस हैं, लोग मरे हुए हैं। ये पूरी बैटल ऑफ पानीपत का एक सीन दिखाया है इन्होंने, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा हाउ मुगल एम्परर केम इनटू थ्रोन, किस तरह से मुगल्स का शासन शुरू हुआ, तो आप ये बैटल ऑफ पानीपत का पूरा बता देंगे, किस किस के बीच में हुई, कब हुई। और जैसे इब्राहिम लोदी और आपका बाबर के बीच में हुई 1526 में हुई, और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, उसके अंदर गन पाउडर और ये सब चीज़ें इस्तेमाल की गई जो कि बहुत रिसेंटली इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में। और इस तरीके से दिल्ली सल्तनत खत्म हो गई और मुगल एम्पायर शुरू हो गया। पता है बच्चों, अगर आप कहानी की तरह करोगे ना एसएसटी को, तो आपको बहुत अच्छे से लर्न हो जाएगी। मैं नहीं कह रही आप वर्ड टू वर्ड लर्न करो, बट अपने दिमाग में बिठा लो पानीपत की बैटल कब हुई थी, किस में हुई थी, और हर चीज़ इस तरीके से आप लर्न करते जाओ उसको, मतलब दिमाग में बिठा लो। तो आप लिख तो अपने वर्ड्स में सकते ही हो, एक बार कहानी समझ में आ गई तो। बाबर एंड इंडिया।
बाबर लेफ्ट अ कैंडिड ऑटोबायोग्राफी ऑफ ग्रेट हिस्टोरिकल वैल्यू बाबरनामा, बाबर मेमोरीज। तो अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो हम खुद लिखते हैं अपने बारे में, उसे कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो बाबर ने इस बाबरनामा नाम से एक ऑटोबायोग्राफी बनाई और उसके अंदर उसने अपनी सारी चीज़ें लिखी, उसने क्या क्या हासिल किया, किस तरीके से किया, हर चीज़ उस बाबरनामा के अंदर थी। इन इट ही कम्स आउट एज अ कल्चर्ड एंड इंटेलेक्चुअली क्यूरियस with a keen appreciation for architecture, poetry, animals, birds in particular, many of which he lists in some detail, and flora। तो वो कहने इसके अंदर ऐसा लगा कि बहुत ही इंटेलेक्चुअली बढ़िया बंदा है ये और बहुत ही कल्चर्ड बंदा है, वो कल्चरल चीज़ों से बहुत प्यार है उसको, एंड उसने बहुत अप्रिशिएट किया अपनी आर्किटेक्चर को, पोइट्री को, एनिमल्स, बर्ड्स, उनमें उनकी खूबसूरती को बहुत अप्रिशिएट किया उसने। बट ही वॉज ऑल्सो अ ब्रूटल एंड रूथलेस कॉन्करर, लेकिन वो बहुत ब्रूटल था, बहुत जिसे निर्दयी बोलते हैं, ठीक है, निर्दयी था। और वो स्लॉटरिंग एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द सिटी, स्लॉटर मतलब काट डालना, मार डालना, पूरी पूरी पॉपुलेशन को मार डालना, तो उसे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था। एनस्लेविंग द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, और जो औरतें और जो बच्चे होते थे उनको वो गुलाम बना लेता था अपना। एंड टेकिंग प्राइड इन इरेक्टिंग टावर ऑफ द स्कल्स मेड फ्रॉम द स्लॉटेड पीपल ऑफ द प्लंडर्ड सिटीज़, वो सिटीज़ जहाँ पे उसने खूब डकैती की थी, लूटपाट मचाई थी और वहाँ लोगों को मार डाला था, तो उनकी जब वो मर जाते थे ना, तो उनकी खोपड़ियाँ निकाल के वो उनको ऊपर ऊपर की तरफ करता था, मतलब जैसे झंडे की तरह फहराते ना, तो उस तरीके से खोपड़ियों को फहराता था कि देखो मैंने कितने मर्डर, कितने स्लॉटर कर दिए, कितना मज़ा आता था उसको इन सब चीज़ों में, क्योंकि वो बहुत निर्दयी था, दिल उसका नहीं था बिल्कुल। Now Babar was nostalgic about Central Asia and found India to be very कंट्री ऑफ फ्यू चार्म्स। तो उस वो बहुत नॉस्टैल्जिक था, उसको वो सेंट्रल एशिया के लिए वो काफ़ी वहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको इंडिया दिखा कि इंडिया जो है वो बहुत बढ़िया है, इंडिया में हर चीज़ है, इंडिया में आर्टिशंस हैं, गोल्ड सिल्वर हर चीज़ है, और इंडिया में लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, और मैं अपना राज्य भी बहुत बढ़िया से कर सकता हूँ, और लूटपाट से अपना पैसा भी कमा के अपनी ज़िंदगी बढ़िया से जी सकता हूँ। तो उसे इंडिया बहुत पसंद आ गया, तो उसने पूरा का पूरा डिसाइड किया कि अब मैं सेंट्रल एशिया वापस नहीं जाऊँगा। At the same time, he acknowledged हिंदुस्तान इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैड मासेस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तभी उसने एक्नॉलेज किया, उसको समझ में आया कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत बड़ी कंट्री है और उसके अंदर बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर भी है। दो द रेनी सीजन द एयर इज रिमार्केबली फाइन, वो कहते हैं रेनी सीजन में तो जो हवा चलती है बहुत ही ठंडी चलती है, एकदम मस्त लगती है, नॉट टू बी सरपास फॉर द हेल्दीनेस एंड चार्म, और उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता है, इन्वायरमेंट जो है सारा का सारा हेल्दी भी रहता है इंसान। देर आर काउंटलेस आर्टिशियंस एंड वर्कमैन ऑफ एवरी सॉर्ट इन द हिंदुस्तान, वो कह रहे हैं हिंदुस्तान में बहुत सारे आर्टिशियंस हैं जिनको बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर आता है। Perhaps for the last reason, especially India wealth, he decided to stay and build his empire in India rather than the return to Central Asia। तो इंडिया की वेल्थ देखकर, उसका धन राशि देखकर उसने कहा कि अब तो मैं यहीं पर रहूँगा, सेंट्रल एशिया वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ है, तो वहाँ पे क्या करने जाऊँ। आफ्टर बाबर्स डेथ इन 1530 हिज सन हुमायूं स्ट्रगल टू होल्ड द एम्पायर टुगेदर। अब बाबर जो थे वो मर गए 1530 में, उसके बाद उनका बेटा आया हुमायूं, तो वो स्ट्रगल करने लगा, उससे एम्पायर जो है संभाला नहीं गया, उसके अंदर शायद इतना टैलेंट नहीं था। सो टेकिंग एडवांटेज ऑफ दिस, शेर शाह सूरी, अ पावरफुल अफगान लीडर, एस्टैब्लिश द सुर एम्पायर ओवर लार्ज पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड इंट्रोड्यूस मैनी लास्टिंग रिफॉर्म्स। तो उसके बाद क्या हुआ, शेर शाह सूरी ने देखा अब हुमायूं है, उससे जो है आपका किंगडम संभल नहीं रहा, तो उसने उस पर अटैक कर दिया, और वो शेर शाह सूरी जो थे वो बहुत पावरफुल लीडर थे अफगान के, उन्होंने फिर सुर एम्पायर वहाँ पर एस्टैब्लिश कर लिया अपना नॉर्थ इंडिया में, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रिफॉर्म करी। द एम्पायर वॉज शॉर्ट लिव्ड हाउएवर एज हुमायूं सूड रिकॉन्कर द लॉस्ट ग्राउंड। तो अब हुमायूं जो था चला तो गया था, लेकिन ये वाला जो एम्पायर था वो शॉर्ट लिव्ड था, जो आपके शेर शाह सूरी का था। क्यों? क्योंकि हुमायूं वापस आया 15 साल के बाद, और उसने उसके बाद उसको फिर से अपना रिकॉन्कर कर लिया, दोबारा से लड़ाई करी और शेर शाह सूरी को हरा के अपना राज्य वापस ले लिया। Before this happened, Himu, a skilled military commander and the chief minister Wazir under one of the last Suri ruler, captured Delhi and ruled it briefly under the royal name of हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो वो कह रहे हैं कुछ टाइम के लिए जो हिमू था वो एक मिलिट्री कमांडर था, वजीर था एक्चुअली, वो सूरी रूलर्स का ही, सूरी शेरशाह मतलब जो सूरी रूलर्स थे उन्हीं का ही वो एक वजीर था, उसने भी दिल्ली को रूल किया था कुछ टाइम के लिए, उसका नाम क्या था, हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम पे। तो दो इंजॉइंग सम मिलिट्री सक्सेसेस ही वॉज इंजर्ड ऑन द बैटलफील्ड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। तो हुआ क्या, जब सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई वो किसके बीच में हुई थी, आपकी हेमू के बीच में और अकबर के बीच में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। उसके अंदर अकबर जो था वो जीत गया था, हेमू आपका हार गया था, और उसके बाद अकबर ने हेमू का सर जो है धड़ से अलग करा दिया था। और अकबर थे कौन, वो ग्रैंड सन थे आपके बाबर के, एंड उन्होंने दिल्ली को रिक्लेम किया एंड मुगल एम्पायर के बादशाह बने। Though enjoying some military success, he was injured on the battlefield, the second battle of Panipat, when confronted by Babar's grandson Akbar.
captured Himu was brought to the Akbar, who had him beheaded. Akbar soon reclaimed Delhi for the Mughal. तो दोबारा से मुगल एम्पायर जो है आपका अकबर ने रूल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ आपको सेकंड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में पता चला। किसके बीच में हुई थी सेकंड बैटल? आपके हिमू के बीच में और अकबर के बीच में 1556 में हुई थी, और जिसके अंदर अकबर जीत गए थे, हिमू आपके हार गए थे। हिमू कौन थे? आपके हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो इसके बाद से आपका अकबर जो है रूल करना शुरू कर दिया। अकबर थे कौन बेटा? वो बाबर के ग्रैंडसन थे, हुमायूं उनके पप्पा थे। लेकिन हुमायूं की एक्सीडेंटल डेथ हो गई, जिसकी वजह से अकबर 13 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठ गए थे। डिक्लेयर्ड emperor at the age of 13 upon his father Humayun's accidental death, Akbar set out to bring the entire subcontinent under the Mughal control। तो अकबर जो राजा थे वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया राजा थे, उन्होंने पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट को अपने कंट्रोल में ले लिया था। हिज रेन वॉज अ ब्लेंड ऑफ ब्रुटैलिटी एंड टॉलरेंस। जो उनका टाइम पीरियड था, जितने टाइम में उन्होंने वहाँ पे राज किया, तो पूरा का पूरा उसके अंदर क्या क्या था? ब्रुटैलिटी तो थी, ब्रुटैलिटी मतलब बहुत निष्ठुर निर्दयी थे वो, और टॉलरेंस भी थे, कुछ चीज़ों को वो टॉलरेट कर लेते थे। शेड बाय एम्बिशन एंड स्ट्रैटेजी, तो वो बहुत एम्बिशियस थे, उनको पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में करनी थी, और वो बहुत स्ट्रैटेजिकली काम करते थे, पूरे प्लानिंग के साथ काम करते थे। In early conquest, following many of his predecessors, example, he showed no mercy at the forts of Chittor or Chittorgarh in Rajasthan। तो उन्होंने देखा कि जो मेरे प्रीडेसर्स हैं, जो मेरे से पहले राज्य कर चुके हैं, उन्होंने कोई मर्सी नहीं दिखाई, कोई दया नहीं दिखाई किसी के ऊपर, तो उन्होंने भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चले। उन्होंने जो चित्तौड़ का फोर्ट था वहाँ पर कोई भी मर्सी नहीं दिखाई, कोई भी दया नहीं दिखाई, और उन्होंने क्या किया? उस चित्तौड़ के फोर्ट को पूरा घेर के रखा, और उसके बाद उनकी राजपूत के साथ लड़ाई हुई। जब उनके साथ लड़ाई हुई तो वो उन्होंने इन्वेड कर दिया, उस फोर्ट को तोड़ फोड़ दिया, और फिर जो वहाँ की वुमेन थी और उन्होंने जौहर किया। अब जौहर क्या होता है बच्चों? जौहर मतलब जो वहाँ पे औरतें थीं, जब जैसे ये मुगल वगैरह जो थे वो कई चीज़ों को, जगह को इन्वेड करते थे, तो वहाँ की जो कि औरतें और बच्चे होते थे ना, उनको गुलाम बना लेते थे, उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो राजपूताना औरतें थी, उन्होंने कहा हम तुम्हारे हाथ में नहीं आएंगे, हम मरना पसंद करेंगी। तो उन्होंने अपने आप को मांस, पूरी की पूरी औरतों ने अपने आप को जला लिया था, पानी में कूद गई थी, मर गई थी। उन्होंने कहा लेकिन हम तुम्हारे यहाँ स्लेव बनने को स्लेव नहीं बनेंगे, हमें मरना मंजूर है। तो ये थी राजपूताना की शान। तो वहाँ पे जौहर हो गया था। तो he showed no mercy at the fort of Chittor or Chittorgarh in Rajasthan, which he besieged for more than 5 months in the face of determined resistance from the Rajput soldier। तो उन्होंने 5 महीने तक उस फोर्ट को पूरा घेर के रखा। ठीक है, इसमें उनका भी लॉस हो रहा था, मुगल आर्मी का भी लॉस हो रहा था। दे इन्फ्लिक्टेड हैवी लॉसेज ऑन द मुगल आर्मी बट द फोर्ट फाइनली ब्रीच्ड। बट उसके बाद वो फोर्ट फाइनली टूट गया, वो उनको अंदर एंट्री मिल गई। फिर डाइड फाइटिंग इन लार्ज नंबर्स, वो सब काफ़ी सोल्जर्स वो वहाँ पे मर गए लड़ते लड़ते। वाइल 100 ऑफ वुमेन कमिटेड जौहर, लेकिन बहुत सारी वुमेन्स ने क्या किया? जौहर कर लिया। मैंने बताया आपको। अकबर ऑर्डर्ड द मैसेकेयर of 30,000 civilians and the surviving women and the children were enslaved। तो वो कह रहे हैं 30,000 सिविलियंस को उन्होंने मार डाला था, वहीं पे एकदम उनका कत्ल कर दिया था। एंड जो सर्वाइविंग वुमेन थी, जो बच गई थी, कुछ औरतें या फिर जो बच्चे, उनको उन्होंने गुलाम बना लिया था। अकबर वॉज 25 एट द टाइम एंड ही सेंट अ मैसेज ऑफ विक्ट्री विच रेड। तो 25 साल की उम्र में ही अकबर ने अपनी विक्ट्री का मैसेज सेंड किया था। क्या? We have succeeded in occupying a number of forts and towns belonging to the infidels and have established Islam there। तो उन्होंने कहा हम जीत गए हैं, हमने अपने पूरे एरिया में अपना इस्लाम को फैला दिया है। जो भी लोग थे जो इस्लाम को नहीं मानते थे, हमने उनको मार डाला है, एंड हमने अपना इस्लाम हर जगह पे, टाउन्स में, फोर्ट्स में, हर जगह सक्सीड हो गए, हम जीत गए हैं। With the help of our bloodthirsty sword, we have erased the signs of infidelity from their minds and have destroyed the temple and in those places and also for all over the Hindustan। तो वो कह रहे हैं हमने सारे अपनी खून की प्यासी तलवार, कहते हैं ना खून की प्यासी तलवार, उससे हमने सब जो भी लोग हमारे इस्लाम को नहीं मानते थे, हमने उसको मार डाला है। और दूसरा, हमने पूरे हिंदुस्तान से जितने भी टेम्पल थे, सब चीज़ें वो डिस्ट्रॉय कर डाली हैं। चलो पहले रीड करते हैं व्हाट इज जौहर। व्हेन इन्वेडिंग टर्किक और मुगल आर्मीज कॉन्कर्ड अ टेरिटरी, दे ऑफन टुक द वुमेन एज स्लेव्स और अब्यूज देम। तो जब भी वो मुगल एम्पायर जो था, जब भी किसी जगह को इन्वेड करता था, तो वहाँ पे जितनी भी औरतें होती थी वो उनको स्लेव बना लेता था, अपना गुलाम बनाता था, उनको अब्यूज करता था, उनके साथ गलत हरकतें, मतलब जो भी है करते थे। देयर आर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल ऑफ राजपूत वुमेन जंपिंग इनटू मास फायर टू अवॉइड बीइंग कैप्चर्ड एंड एनस्लेव्ड। तो राजपूत वुमेन ने कहा हमें मरना पसंद है, लेकिन हम तुम्हारे हाथ में नहीं आना चाहती, हमें स्लेव नहीं बनना मंजूर नहीं है। तो वहाँ पूरी आग लगाई गई और वो जलती हुई फायर के अंदर सबकी सब औरतें जो थी वो कूद गई। This Johar was considered a heroic act of the final resistance and a mean of
प्रिजर्विंग वंस ऑनर। तो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारी की सारी औरतें उसमें कूद गई थी। Thus, when Akbar finally broke into the Chittorgarh fort, hundred of Rajput women led by their queens and noble women committed जौहर। तो जब तक वो अंदर घुसा अकबर, तब तक सारी की सारी औरतें वहाँ की जौहर कर चुकी थी। ठीक, चलो। Akbar followed his predecessors in the thought of his a monarch should be ever intent on conquest, otherwise his enemies rise in arms against him। तो अकबर जो थे अपने पूर्वजों की ही बातें मानते थे, उन्हीं की पच्चीनों पर चलते थे। क्या कि जो मोनार्क होता है, कोई भी एक मोनार्क है, उसको हमेशा कॉन्क्वेस्ट पे ध्यान देना चाहिए, मतलब दूसरी जगहों को कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जो उसके एनिमी होंगे वो पावरफुल हो जाएंगे उनके अगेंस्ट। एज हिज एम्पायर ग्रू ही इंक्रीजिंगली यूज पॉलिटिकल स्ट्रेटेजीज टू स्टेबलाइज इट। जैसे जैसे उसका आपका जो राज्य है वो बड़ा होता गया, उस तरीके से वो उसमें पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज लगाता गया। इंटेलिजेंट तो था ही। ही एंटर्ड इनटू मैरिज अलायंसेस विद प्रिंसेसेस ऑफ द नेबरिंग किंगडम्स। तो उसने क्या अभी एक नया दिमाग लगाया, उसने जो नेबरिंग किंगडम्स की प्रिंसेस थी, रानियाँ थी, राजकुमारियाँ थी, उनसे शादी करनी शुरू कर दी। अगर शादी करेगा तो वो जो राज्य होगा वो भी उसी की तरफ हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो क्या स्कीम लगाई, वेलकम राजपूत एंड रीजनल लीडर्स इनटू हिज कोर्ट। तो वो राजपूत लीडर्स को अपने कोर्ट में इनवाइट करता था, उनके साथ बैठता उठता था ताकि उनसे दोस्ती हो जाए। एबॉलिश द जिजिया। तो जिजिया आपको पता है ना, पीछे हमने पढ़ा था, एक टैक्स होता है जो कि नॉन मुस्लिम लोग पे लगता था। वो कहते थे इसकी बदले में हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे और तुमको मिलिट्री में नहीं घुसाएंगे। तो ये वाला टैक्स नॉन मुस्लिम लोगों को देना पड़ता था। तो उसने जुजिया को भी एबॉलिश कर दिया, क्योंकि ये कोई अच्छा टैक्स नहीं था, ये मतलब एक बर्डन था। abolished the jizya and promoted the doctrine of सुलीकुल, लिटरली पीस विद ऑल। तो उन्होंने सुलीकुल को बहुत प्रमोट किया कि हम सबके साथ शांति से रहना चाहते हैं। थ्रू इंटरफेथ डायलॉग्स, अपॉइंटमेंट ऑफ हिंदू ऑफिशियल इन हाई पोजीशन एंड अदर बोल्ड रिफॉर्म्स। तो अकबर ने क्या किया, अपने कोर्ट के अंदर हाई पोजीशंस पे क्या रख लिया, हिंदूज को रख लिया, जिससे ये लगे कि वो सभी रिलीजन्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। अकबर एक्सपेंडेड एंड स्टेबलाइज हिज एम्पायर। अकबर ने अपने एम्पायर को इस तरीके से स्टेबलाइज किया और उसको एक्सपैंड भी किया। इवन गेनिंग द सपोर्ट ऑफ मैनी राजपूत रूलर। तो इस तरीके से अच्छी अच्छी बातें करके उन्होंने राजपूतों का भी दिल जीत लिया और उनका भी उनको सपोर्ट मिलने लगा। His court historian and biographer अबुल फजल recorded him as stating। तो जो उनके कोर्ट के हिस्टोरियन थे और जो जिन्होंने उसकी बायोग्राफी लिखी थी अकबर की, उनका नाम क्या था आपका, अबुल फैजल। तो अबुल फैजल ने उनको रिकॉर्ड किया था जब अकबर क्या कह रहे थे, फॉर्मली आई परसिक्यूटेड मैन इनटू कन्फर्मिटी विद माई फेथ एंड डीम्ड इट इस्लाम। तो मतलब उस वक्त अकबर क्या कह रहे थे कि सबसे पहले मैं परसिक्यूटेड करता हूँ, मतलब मैं जो लोग मेरा कहना नहीं मानते उनको मैं क्रूअली मार पीट के जैसे भी करके उनको कहना मनवाता हूँ अपना, और उसके बाद कन्फर्मिटी कराता हूँ विद माई फेथ। मतलब उनको बोलता हूँ कि अब तुम जो मैं रूल्स फॉलो कराऊंगा वही तुमको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैं इस्लाम बोल रहा हूँ तो तुमको भी इस्लाम फॉलो करना पड़ेगा। एंड फिर मैं उसके बाद उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा देता हूँ। तो ये देखिए आपके कुछ एम्पायर्स हैं यहाँ पर दिखाए उन्होंने अलग अलग लाइंस में, और यहाँ पर उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ मार्क करी हैं आपका ब्लैक डॉट्स में, जैसे मुल्तान हो गया, लाहौर, दिल्ली, जयपुर, मेवाड़, आगरा, पटना, ये सूरत, ये सब इंपॉर्टेंट सिटीज़ थी उस टाइम की। ये देखो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा है मुगल एम्पायर है अंडर द अकबर, और उसके बाद आपका मुगल एम्पायर अंडर औरंगजेब जो है ये आपकी वर्टिकल लाइन से आया है। फिर जो लाइट स्किन शेड है वो आपकी राजपूत टेरिटरी शो करता है। ब्लू कलर का आपका जो है सिख एम्पायर है, ये 1839 में इस्टेब्लिश हुआ था। तो बच्चों ये मैप बहुत ईजी है पढ़ना, इसको आप देखकर, और ये एग्जाम में भी आ सकता है मैप, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं इसमें। तो अब्दुल फैजल ने ये सब रिकॉर्ड कर लिया था जब वो बोल रहे थे कि मैं पहले लोगों को क्रूएल्टी से बोलता हूँ कि मेरा धर्म फॉलो करो, उसके बाद मैं उनको इस्लाम में कन्वर्ट करता हूँ। लेकिन अब अकबर क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मुझे थोड़ी सी एनलाइटमेंट आई, मुझे अक्ल आई कि मुझे किसी को भी इस तरीके से फोर्स करने का हक नहीं है। एज आई ग्रू इन नॉलेज आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद शेम। मुझे बहुत शेमफुल महसूस हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा। नॉट बीइंग अ मुस्लिम माई सेल्फ इट वॉज अनमीट, दैट इज इनअप्रोप्रिएट। ये गलत कर रहा था मैं जो भी कर रहा था। टू फोर्स अदर्स टू बिकम सच, मैं दूसरों को भी फोर्स कर रहा था कि वो मेरी तरह बने। What constancy is to be expected from proselytes that is converted people on compulsion। वो कह रहे हैं जो proselytes हैं, जो जिनको मैंने कन्वर्ट कराया है, वो क्या कर लेंगे, मतलब उनसे मुझे फ़ायदा क्या मिला। अगर मैं फोर्सफुली किसी से कोई काम करा रहा हूँ तो वो चीज़ ज़्यादा लंबे तक तो वैसे भी नहीं टिकती है। हिज लॉन्ग रेन लास्टेड ऑलमोस्ट 50 ईयर्स। तो जो अकबर का राज्य था वो पूरा 50 साल तक उसने राज किया। 1556 से लेकर टिल हिज डेथ 1605 तक अकबर का ही राज था। वाइल इट्स मिडिल पीरियड वॉज रिलेटिवली पीसफुल। तो जब मिडिल पीरियड आया तो वो थोड़ा सा पीसफुल हो गया, उसने लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ थोड़ी कम कर दी। द फाइनल 15 ईयर्स इन्वॉल्व
फ्रेश मिलिट्री कैंपियंस इन कश्मीर सिंध। तो जो लास्ट के उसके 15 ईयर्स थे उसके राज्य के, उसमें उसने फिर दोबारा से अपनी मिलिट्री कैंपेन शुरू कर दी, फिर से उसने अलग अलग जगहों को कॉन्कर करना शुरू कर दिया। फिर वो कहाँ पहुँच गया, कश्मीर में पहुँचा, सिंध में पहुँचा, कश्मीर सिंध द डेक्कन एंड द अफगानिस्तान। तो इन जगहों को उसने जाके फिर से इन्वेड कर दिया। अभी देखो ये पेंटिंग है, पूरी अपनी बुक में देखना खोल के। इट इज शोइंग अकबर इन हिज कोर्ट रिसीविंग स्कॉलर्स इंक्लूडिंग 2 जीसूट्स ड्रेस्ड इन ब्लैक। ठीक है, अब ये पिक्चर देखते हैं क्या है। द 5 स्टोरीड पंच महल एट फतेहपुर सीकरी, अ सिटी बिल्ड बाय अकबर नियर द प्रेजेंट डे आगरा। तो आज के दिन में डेट में जो आगरा है उसी के पास एक सिटी है फतेहपुर सीकरी, और वहाँ पर उन्होंने पंच महल बनाया। इसके पूरे 5 स्टोरीज है, 1 2 3 4। ये फोटो कट गई है थोड़ी, तो ऊपर इसका 5 स्टोरीज का इन्होंने बनाया। ये देखो 5 स्टोरीज है ना, 1 2 3 4 5। तो ये पंच महल है आपका फतेहपुर सीकरी में। चलो, तो डिस्पाइट बीइंग इलिटरेट अकबर बिकेम कीन टू एक्सप्लोर पर्शियन एंड इंडियन टेक्स्ट एंड शोड ग्रेट इंटरेस्ट इन क्लासिकल इंडियन थॉट। अकबर वैसे पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका बहुत इंटरेस्ट था इंडियन लिटरेचर को जानने के लिए। तो वो पर्शियन लिटरेचर, इंडियन टेक्स्ट, ये सब पढ़ना चाहते थे। ठीक है, एंड दे ऑफर इन्वाइटेड स्कॉलर्स टू हिज कोर्ट। तो इसीलिए वो बड़े बड़े विद्वानों को, जिनको ये सब किताबों के बारे में मालूम था, उन्हें अपने कोर्ट में इन्वाइट करते थे, उनसे चीज़ें सीखते थे। ही established a house of translation at फतेहपुर सीकरी where he had major संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड टू पर्शियन। तब वो क्यों पर्शियन लैंग्वेज उनको आती थी, तो वो पर्शियन लैंग्वेज में उन्होंने सारे के सारे इंडियन संस्कृत टेक्स्ट को ट्रांसलेट किया। इंक्लूडिंग कौन कौन से उन्होंने बुक्स हमारी ट्रांसलेट कराई, महाभारता को, और आपको रामायणा, महाभारता एंड भगवद गीता। ये तो 3 बुक्स थी जो इन्होंने ट्रांसलेट कराई थी अपनी पर्शियन में। They major Sanskrit text translated to Persian, including the Mahabharata, Rasmanama in Persian, or the Book of War, the Ramayana with 176 beautiful miniature paintings, the Bhagavad Gita and the Panchatantra। तो ये पंचतंत्र को भी इन्होंने ट्रांसलेट कराया था। अब अकबर का सन जहांगीर, ही शेयर्ड विद हिज फादर अ लव ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड ट्राइड टू एक्सपैंड द एम्पायर इनटू द डेक्कन। तो जहांगीर जो थे वो भी अकबर की तरह आर्ट एंड आर्किटेक्चर से बहुत प्यार करते थे, तो उन्होंने अपने एम्पायर को भी बहुत एक्सपैंड किया, वो डेक्कन तक लेकर गए। हिज सन शाहजहां। अब उसके बाद जहांगीर जो है, अकबर का बेटा कौन था, जहांगीर, जहांगीर का बेटा कौन था, शाहजहां। ही फॉट सेवरल रिबेलियंस एंड इज बेस्ट रिमेंबर्ड। और उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी, और वो बेस्ट रिमेंबर किसके लिए, ताजमहल के लिए। शाहजहां ने बनवाया था ना अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए ताजमहल, तो आज भी लोग उनको उसी के लिए बहुत याद करते हैं। As the builder of the Taj Mahal at Agra, the Taj Mahal is even today recognized as one of the great architectural marvels of the world। आज भी ताजमहल के आपका बेटा 7 wonders of the world है। ठीक है, बहुत सुंदर आर्किटेक्चर है उसका। दिस पीरियड फॉर्म द पीक ऑफ एन इमेंस फ्लावरिंग ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो इस पीरियड में आपका आर्ट एंड आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लरिश किया हुआ, बहुत ज़्यादा लोग आए वहाँ पर। न विच इंक्लूडेड द बिल्डिंग ऑफ हुमायूंस टॉम्ब। तो इस टाइम पे हुमायूं टॉम्ब भी बनाया गया दिल्ली में, एंड द रेड फोर्ट इन दिल्ली। इस टाइम पे बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स की कंस्ट्रक्शन हुई। आपका हुमायूं टॉम्ब बना, आपका रेड फोर्ट बना दिल्ली में। अदर क्लासिकल आर्ट्स एंड म्यूजिक ऑफ इंडिया ऑल्सो फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इस टाइम पे म्यूजिक आर्ट्स और दूसरी भी क्लासिकल आर्ट्स वगैरह बहुत फ्लरिश हुई। एज ऑल्सो रिमार्केबल वर्क ऑफ कैलीग्राफी एंड मिनिएचर पेंटिंग्स फॉर ऑल्सो डन। तो कैलीग्राफी तो पता है ना आपको, सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना, तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा जाता था। और मिनिएचर पेंटिंग्स, ये देखो एक मिनिएचर पेंटिंग इन्होंने दिखाई है, राम जी जो है वो हिरण को मार रहे हैं, आपके रामायण से ही ये ली गई है। तो ये वाली पेंटिंग्स भी वहाँ पर थी। चलो, ये फिगर क्या दिखा रही है, मिनिएचर पेंटिंग इलस्ट्रेटिंग द पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द रामायण एंड डिपिक्टेड द वेल नोन एपिसोड। सब जानते हैं कि राम जी ने जब हिरण को ऐसे मारा था तब क्या कहानी हुई थी। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर का पार्ट 2 खत्म होता है। इसके बाद हम औरंगजेब स्टार्ट करेंगे। चैप्टर लंबा, इसलिए मेरे को 2-3 पार्ट्स में डिवाइड करके आपको बताना पड़ रहा है, ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक बेटा, आप साइंस की, हिंदी की, सोशल साइंस सारी वीडियोस देख लेना प्लेलिस्ट में जाके, आप लोगों के लिए बनाई है। अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और तब तक टेक केयर, स्टे अवेयर, बाय बाय।